दे रहा हूं कि जिनका इंतजार ये औलाद आदम, ये मखलूक खुदा, ये निगाहें जो मुंतजिर नजर आ रही थी, जो काफी देर से इंतजार कर रही थी इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट का, कि जिनका नाम अगर लिया जाए तो दुनिया उन्हें डॉक्टर संदीप पांडे के नाम से जानती है। मैं यहाँ स्टेज पर उनको बुलाना चाह रहा हूं और मैं बता दूं कि इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री इन्होंने कंप्लीट किया है। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के 3 मुख्तलिफ इदारों में इन्होंने तालीम दिलाई है लोगों को। और उसके साथ साथ इनका एक न्यूज़पेपर भी शाये होता है, इनकी एक मशहूर व मारूफ किताब भी है और इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सरफराज किया गया, जो हिंदुस्तान के बड़े अवार्ड में शुमार हुआ करता है। तो माजरा चाह रहा हूं, जरा सा मेरी तबीयत नासाज है, दिक्कत हो रही है बोलने में। बहरहाल जी बिल्कुल, ये उम्र और ये जज्बा कि आपकी उम्र को देखने के बाद इतना तो ज़रूर कहूँगा कि जिन्हें आज नरम बिस्तरों पे होना चाहिए था, जिन्हें तकिए और गद्दों में होना चाहिए था, वो हमारे नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। ज़ोरदार तालीम से स्वागत किया जाए ऐसे लोगों का। कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बहरहाल स्वागत है सर आपका। और उस तरह से अब जिन नौजवानों के नाम को मैं यहाँ पे बुलाना चाह रहा हूँ, मोहम्मद सफवान, जिन्होंने बीए क्वालिफाई किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताल्लुक इनका मदरसतुल इस्लाह से आए और डॉक्टर संदीप पांडे साहब के मुबारक हाथों से अपना इनाम प्राप्त कर लें। खत्म करके फिर ऊपर मिर्जा मोहम्मद बेग है। और फिर उसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं मोहम्मद सफवान। अब सफवान के बाद मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद अहमद, जिन्होंने बीए क्वालिफाई किया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताल्लुक इनका मदरसतुल इस्लाह से है। ये मदरसे के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना परचम अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में अपना परचम लहरा रहे हैं। अब उसके बाद मोहम्मद मुदस्सिर, बीए इन्होंने भी क्वालिफाई किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से आए और डॉक्टर संदीप पांडे साहब के मुबारक हाथों से अपना अवार्ड प्राप्त कर लें। फिर उसके बाद मिस्टर कमालुद्दीन, बीए क्वालिफाई किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। इनके बड़े चाहने वाले हैं यहाँ पर। मैं देख रहा हूं कि जैसे ही ये चेयर पर से उठे वैसे ही एक आवाज सुनाई दी। अरे अब उसके बाद अबू हमजा, बीए क्वालिफाई इन्होंने भी किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। आए और अपना अवार्ड प्राप्त कर लें संदीप साहब के हाथों से। अब मैं आवाज दे रहा हूं अब्दुल रहमान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तालीम हासिल कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। आइए अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया और आप अपना अवार्ड प्राप्त कर लें। मोहम्मद जुहैब, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से
उर्दू लैंग्वेज में क्वालिफाई किया है और अब हिंदुस्तान में भी उर्दू की खिदमत करते नजर आएंगे 2-4 सालों के बाद इंशाअल्लाह। MBBS है वो ऊपर एकदम पहला मिर्जा मोहम्मद बेग MBBS। और अब एक और चेहरे को मैं यहां पर बुलाना चाह रहा हूं, मिर्जा मोहम्मद बेग, MBBS क्वालिफाई किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और उनके वालिद भी यहां पर मौजूद है। इनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं और जोरदार तालियां बजा जाए। ऐसे बच्चे जो हिंदुस्तान में 2-4 सालों के बाद अपनी रहनुमाई देंगे, एक अहम किरदार अदा करेंगे और जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी तब ये नौजवान दिलो जान से हिंदुस्तान की खिदमत करने के लिए तैयार रहेंगे। अब उस तरह से मैं चाह रहा हूं कि हमारे बीच जो चीफ गेस्ट की हैसियत से जिनका यहां पर आगमन नजर आया, आदरणीय श्री संदीप पांडे जी, जो कि यहां पर बहुत दूर से चल के आए हैं, लेकिन इनकी सादगी देखने के बाद मैं तो कुर्बान जाऊं इनकी सादगी पर कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। दस मिनट आप आराम से बोलिए, कोई मसला नहीं है। ठीक। प्यारे दोस्तों, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए शायद बीच बीच में कुछ खांसी वगैरह भी आए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हालांकि उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत बोल दिया, मेरी उम्र से 57 साल है। हाँ, लेकिन बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गए इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत बूढ़े हैं, और बस आवाज़ के साथ दिक्कत है आज, और कुछ नहीं। अब दिक्कत ये है कि मैं सारी पढ़ाई लिखाई करके छोड़ चुका हूँ। जिसकी मैंने पढ़ाई की वो मैं काम ही नहीं करता हूँ, काम मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, राजनीतिक काम कर रहा हूँ। मैं तो असल में आजमगढ़ में आया था, ये हमारे दोस्त हैं, देखिए राजीव यादव जी, ज़रा खड़े हो जाइए तो लोग आपको देख लें। ये यहाँ से आने वाला चुनाव लड़ने वाले हैं, कोई बड़ी पार्टी से नहीं, ये स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय। और ये इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आप जिस तरह की राजनीति हो रही है देश में देख रहे हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जब भी कहीं कोई लड़का किसी भी फर्जी मामले में फंसा दिया जाता है या कहीं पे किसी को एनकाउंटर में गोली मार दी जाती है, तो इस तरह के जो लोग सरकार फंसाती है उनको बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और आजमगढ़ में तो आपको मालूम है, आजमगढ़ को तो एक बार बता दिया गया था कि ये आतंकवाद की नर्सरी है। और जब दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो मैं आया था यहाँ पे, संजरपुर गांव था ना। और आपको बताएं, उसके बाद एक ऐसा प्रोग्राम था दिल्ली में जिसमें भारत के गृह मंत्री शिवराज पाटिल मौजूद थे, और एक बड़ा अनोखा कार्यक्रम था जिसमें बड़े बड़े नेता ऑडियंस में बैठे थे। भारत का गृह मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह, मुलायम सिंह यादव, रविशंकर प्रसाद। और मैंने उनसे ये सिर्फ पूछा, भारत के गृह मंत्री से, कि मैं अभी संजरपुर गया था और वहाँ के लड़के मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो नौजवान 3 महीना पहले आजमगढ़ छोड़ के दिल्ली आया था, और किस लिए आया था, उसको अंग्रेज़ी सीखनी थी, उसको कंप्यूटर सीखना था, तो वो 3 महीने में, और उसके पहले कभी आजमगढ़ से बाहर निकला ही नहीं वो।
जो आजमगढ़ 3 महीना पहले छोड़ के दिल्ली गया, वो 3 महीने में इतना बड़ा आतंकवादी कैसे बन गया कि उसको बटला हाउस एनकाउंटर में मारना पड़ा? ये सवाल मैंने पूछा था भारत के गृह मंत्री से, और भारत के गृह मंत्री ऐसे सिर नीचे करके 15 मिनट बैठे रहे जब तक मैं बोलता रहा। और उसके पहले राजीव भाई, उसके पहले मुलायम सिंह की पार्टी ने भूमिका नहीं ली थी, और जैसे ही मैंने ये बातें बोली उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भूमिका ली और अमर सिंह ने बयान जारी किया कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर। तो ये वो बहादुर साथी हैं कि जैसे कोई घटना होती है तुरंत बता देते हैं कि ये फर्जी है, और सारी ज़िंदगी इन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मैं इनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। अब इन्होंने, ये जो अरसलान भाई हैं, इनसे मैंने पूछा कि मुझे क्या बोलना है, तो बोले कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पे बोलिए। क्या? एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पे। अब दिक्कत यह है कि एजुकेशन को मैं इम्पोर्टेंट मानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ? क्यों नहीं मानता? अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक कार्टून छपा था। इंडियन एक्सप्रेस में एक कार्टून छपा था। वो कार्टून क्या था कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके बारे में था कि इसमें से जब पढ़ लिख के निकलेंगे तो इसी में से पुलिस अफसर भी बनेंगे। ठीक? पुलिस अफसर बनेंगे, इसमें से फर्जी मुकदमे भी करेंगे, है कि नहीं? इसी में से वकील भी बनेंगे। ठीक? जिनका काम वैसे तो निर्दोष लोगों को बचाना होना चाहिए, लेकिन वकील लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, ये आप जरा कचहरी में जाके आप पता कर लीजिए। वो सिर्फ अपना पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। केस कितना लंबा से लंबा चले, तारीख पे तारीख पड़े। इसी में से जज भी बनेंगे। जो जज वो फैसले देंगे जिनसे आप संतुष्ट नहीं होंगे। ये कार्टून छपा था इंडियन एक्सप्रेस में। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ठीक? इंसान पढ़ता लिखता क्यों है, ये बताइए। या माता पिता जो है उसको क्यों पढ़ाते हैं अपने बच्चे को? क्या मकसद होता है? बताइए। लड़के लड़कियां में से कोई एक आध बताइए, क्यों पढ़ लिख रहे हैं? क्यों पढ़ लिख रहे हैं? क्या करने के लिए? क्या मकसद है? यहां से बताएं, मन से बताएं, कोई बताए। ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है? और किस लिए पढ़ते हैं? जी, अच्छे इंसान बन सके। ठीक? ज़्यादातर लोग यही बताएंगे कि पढ़ते लिखते इसलिए हैं कि हम अच्छे इंसान बन सकें। ठीक है बात? इस पे सबकी सहमति है, स्टेज पे भी, स्टेज के इधर भी। ठीक? अब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार अपने समाज में समस्या है? ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करता है, पढ़ा लिखा कि अनपढ़? बताइए। पढ़ा लिखा करता है। दूसरा सवाल, बड़ा भ्रष्टाचार ज्यादा पढ़ा लिखा करता है कि कम पढ़ा लिखा करता है? ठीक? इस पे भी सहमति। भाई, जिसको पढ़ना लिखना आएगा, जो दिमाग से तेज होगा, वही तो कागज पे हेरा फेरी करेगा। कागज पे हेरा फेरी अनपढ़ आदमी कैसे करेगा, जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है? फर्जी मुकदमा कौन करेगा? जो ज़्यादा दिमाग वाला होगा। वो दिमाग लगाएगा कि कैसे फर्जी मुकदमा किया जाए ताकि इसमें से बच के निकल ना जाए जिसको मैं फंसा रहा हूँ, है कि नहीं?
जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वकील होगा वो उसका काम ये है कि जो निर्दोष है उसको दोषी साबित करो और जो दोषी है उसको निर्दोष साबित करो। यही तो वकील का काम है। और क्या काम है बताइए आप? ठीक। इन्होंने कहा कि बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं, जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ लेकिन इंजीनियरिंग का काम नहीं करता हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्टरी इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। लेकिन बताइए कौन सा डॉक्टर है जो गरीब मरीज का इलाज मुफ्त करेगा और सिर्फ पैसे वाले से पैसा लेगा? बताइए कितने डॉक्टर ऐसे हैं? डॉक्टर को कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा भगवान होता है जो इंसान की जान बचा सकता है। तो डॉक्टर जितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल वाला तो ठीक से इलाज ही नहीं करेगा, तो इंसान प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट वाला इलाज करने के लिए इलाज कर रहा है कि पैसा कमाने के लिए इलाज कर रहा है? बताइए। हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा? ठीक है ना, ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए। इंजीनियर, कभी आपने सुना है कि कोई भी भवन का निर्माण हो रहा हो, पुल का निर्माण हो रहा हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा हो और उसमें इंजीनियर अपना हिस्सा न ले रहा हो? कमीशन, कमीशन कहते हैं उसको। बल्कि ये कहा जाता है कि कोई सड़क, कोई पुल, कोई फ्लाईओवर जब बनता है तो जनता की ज़रूरत के लिए नहीं बनता है। उसमें कितना पैसा कमाया जा सके, ठेकेदार, नेता, अधिकारी कितना पैसा कमा ले, इसीलिए बनाया जाता है। जितनी बड़ी परियोजना होगी, ठीक, जितनी बड़ी परियोजना होगी उतना ज़्यादा पैसा कमाने का उसमें संभावना होगी। तो इसलिए इस देश की हकीकत यह है कि इसके पहले कि हमारे सब लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो, सब लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो, इसके पहले बढ़िया बढ़िया सड़कें जिस पे बढ़िया बढ़िया गाड़ी दौड़ सकती है, बढ़िया बढ़िया मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में आ गया। खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, लेकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, इस सब में पैसा कमाने की संभावना है कंपनियों के लिए, इसलिए कंपनियों को छूट दे दी गई और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है कि सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो। अभी हमें ये संतोष भाई बता रहे थे कि यहाँ एक परिवार में 6 लड़कियाँ पानी में डूब के इसलिए मर गईं क्योंकि घर में खाने को नहीं था। आजमगढ़ की बात है। कब की घटना है? कितने साल पहले की? अभी 10 साल पहले की घटना बता रहे हैं। अभी भी स्थिति कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से मोदी जो है वो मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। मुफ्त में इस देश में 75% ग्रामीण इलाके में और 50% शहरी इलाके में इस देश में कानून है कि कम कीमत पे राशन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 50% लोग शहरों में और 75% लोग गांव में, जो सरकार मान रही है, उनको कम कीमत पे राशन मिलना चाहिए, 2 रुपये किलो पे गेहूं और 3 रुपये किलो पे चावल, तो इसका मतलब कि अभी हमारी बड़ी आबादी गरीबी में जी रही है, उसके पास खाने को नहीं है। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके क्या करेंगे जब समाज में लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है। जाके देखिए कैसे प्लास्टिक और पन्नी डाल के लोग रह रहे हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई भ्रष्टाचार की कि पैसा खूब है, भ्रष्टाचार में खूब जा रहा है, लेकिन लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। चलिए भ्रष्टाचार भी मान लीजिए कि मान लें हम लोग कि भाई लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लोगों को पैसा चाहिए,
लेकिन जो अच्छा इंसान बनने वाली बात है। अब आप बताइए मुझे, तीसरा सवाल, आप एक अनपढ़ आदमी के यहाँ जाते हैं, ठीक, और आप एक पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे अफसर के दफ्तर में जाते हैं, कौन आपको सम्मान के साथ बैठाएगा? बताइए, कम पढ़ा लिखा आपको ज़्यादा सम्मान देगा कि ज़्यादा पढ़ा लिखा? हाँ, ठीक, ये तो आपने अनुभव भी किया होगा कि कम पढ़ा लिखा आदमी आपका ज़्यादा सम्मान करेगा, घर में खाने को नहीं होगा फिर भी खिलाएगा, अपना नहीं खाएगा आपको खिला देगा, क्योंकि इस देश में एक परंपरा है कि जो मेहमान आता है उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे अफसर के दफ्तर में चले जाए, पहले तो उसके दफ्तर में घुसना ही मुश्किल होगा। आज हमको देर इसलिए हो गई क्योंकि पुलिस अधीक्षक से मिलना था। पुलिस अधीक्षक से आप मिल ही नहीं सकते क्योंकि बाहर उनके दरबार लगे हैं, और इसके पहले कि हमारा मिलने का नंबर आता वो गाड़ी में बैठ के चले गए। अब बताइए हम उनसे बात कैसे करें? बहुत पढ़े लिखे हैं, इस देश की जो सबसे कठिन परीक्षा है सिविल सर्विसेज की वो उन्होंने पास की है, लेकिन हम उनसे मिल नहीं सकते, तो उनकी पढ़ाई लिखाई हमारे किस काम की? ठीक, तो आप जो मेरा रूप देख रहे हैं वो इसीलिए है कि मुझे ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि इस पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये जो अभी फुरकान भाई ने जितना आपको मोटिवेट किया, मैं आपको उतना ही डीमोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक, मैं डीमोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ये मोटिवेशनल स्पीकर है। ये बताते हैं खूब पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और मैं डीमोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं कहता हूँ चाहे पढ़ो लिखो या ना पढ़ो लिखो या मत पढ़ो लिखो, लेकिन अच्छे इंसान बनो, वो ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि तुम पढ़ लिख लिए बहुत और सिर्फ अपने लिए पैसा कमाए तो उसका समाज को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और तुम्हें भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, इतना भी जान लो। भाई खाना तो दिन में 2-3 बार ही है, ठीक, कितना कपड़ा पहनोगे? अच्छा चलो, अब एक चौथा सवाल पूछ लें, इंसान की ज़रूरत असीमित है या सीमित है? बताओ। पहले वाले सवालों के तो सबके उत्तर बहुत साफ थे, इस सवाल का उत्तर क्या है? हाँ, मैं खत्म ही कर रहा हूं, आखिरी सवाल बताइए। असीमित, इस सवाल के 2 उत्तर आते हैं। अनपढ़ आदमी बोलेगा कि हाँ आदमी की ज़रूरतें सीमित हैं, और पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा कि असीमित। ये हमारा अनुभव है। आप असीमित खाएंगे कि सीमित खाएंगे? बताइए। आपकी ज़िंदगी मान लीजिए 70-80 साल की है, असीमित खा सकते हैं क्या? असीमित खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। सीमित ही खाएंगे। कपड़ा असीमित पहनेंगे कि सीमित पहनेंगे? भाई एक बार में सीमित कपड़ा ही पहन सकते हैं ना, कि जयललिता की तरह सैकड़ों साड़ियाँ, उसके पास तो इतने पैर में पहनने वाले इतने वो थे जूते कि अगर हर एक दिन बदल बदल के भी पहनती तो भी नहीं पहन पाती सब। पता नहीं क्यों उसने खरीदे हुए थे। कपड़े भी सीमित चाहिए, मकान सीमित चाहिए कि असीमित है? सीमित चाहिए। एक उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी था जिसके 80 मकान थे। अब मैं सोच रहा था वो 80 मकान का हिसाब किताब कैसे रखता होगा कि किसका पानी का बिल दिया, किसका बिजली का बिल दिया, किसका नहीं दिया। तो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत सीमित, दूसरी 2 जरूरतें और हैं, दूर संचार और यातायात। मोबाइल फोन कितने चाहिए, सीमित कि असीमित? अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं एक भी नहीं रखता हूं, ठीक है, मैं मोबाइल फोन नहीं रखता हूं। आपको कितने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100? एक से काम चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2।
गाड़ियाँ कितनी चाहिए 4 पहिया वाली? एक, वो भी एक में काम चल जाएगा। तो ये आदमी की 5 भौतिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, दूर संचार यातायात। तो असीमित क्या है इसमें भाई? असीमित क्या है इसमें? असीमित तो कुछ है नहीं। तो जब सब कुछ सीमित है तो फिर पैसा असीमित क्यों चाहिए? जब इंसान की सारी जरूरतें सीमित हैं तो असीमित पैसा क्यों चाहिए? वो भी तो सीमित में ही काम चलना चाहिए ना। ठीक, आप मेरा मतलब समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।